हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम टू संभव यस वी कैन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ के पर्पज से आपको पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो करवा रहे हैं और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स की भी सीरीज चलाने की सोच रहे हैं। तो एक जो आपका वीडियो है ऑलरेडी आ चुका है जिसको आपने शायद देखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन समितियों और आयोग से रिलेटेड आपका वीडियो था, तो उसको अगर नहीं देखा है देखिए जाकर के, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्रस्तावित है आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम जो कि 14 मई को होना तय हुआ है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है करंट सेक्शन की जो प्रिपरेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इसके अंदर। तो उस करंट सेक्शन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि घटना चक्र और जो आपका दृष्टि मैगजीन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं पीसीएस या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए या फिर यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो उस करेंट सेक्शन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मैक्सिमम जितनी ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं उनको हम कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का जो सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जो स्टेट पीसीएस हैं उन एग्जाम्स के लिए भी, और साथ ही साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं वो जरूर आए, और बाकी जो बच्चे नए हैं वो जरूर अगले बाकी लोगों को भी इस चैनल का लिंक भेजें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हमसे। तो अभी भी चैनल स्टार्ट हुआ, ज़ाहिर-सी बात है, जितनी ज़िम्मेदारी मेरी है, उतनी ज़िम्मेदारी आपकी भी है कि जितना आगे हम इसको ले जा पाएँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि मेरा ऐप भी है जो कि संभव यस वी कैन के नाम से है। तो इसको आप डाउनलोड करिए, और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना और यहाँ पर फुल कोर्स पाना चाहते हैं आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, तो ज़रूर जॉइन करिए। 499 में सिर्फ आपको फुल कोर्स मिल रहा है फॉर 4 मंथ्स, और आपका एग्जाम इसमें एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए। जिनको इस बार का एग्जाम देना है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। और पेपर फर्स्ट भी आपका जो है वो लॉन्च हो चुका है इस ऐप पर। तो जो बच्चे सब्सक्राइब करना चाहते हैं आ जाए, बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य के जो करंट नोट्स हैं, जिसमें हम देख पाते हैं कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर हम नजर डालते हैं, आखिर क्या-क्या हो रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर फैक्ट है वो ये कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, जो कि इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड कौन कौन से होते हैं। तो ये सबसे पहले आप जान लें, क्योंकि अगर रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है तो आपको इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए पूरी। तो लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों, और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों, और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। एंड थर्ड जो फैक्टर है इसमें, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो ये शर्तें हैं। तो उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो स्मरणीय तथ्य हैं वो ये कि 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया। ये 10 अप्रैल को हुआ है। जबकि अखिल भारतीय तृणमूल
कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। अब ध्यान में क्या रखना है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, उनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में देश के राष्ट्रीय दलों की जो कुल संख्या है वो 6 हो गई है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल भी हुई। तो भाई आम आदमी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। उल्लेखनीय यह है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो राष्ट्रीय दलों की जो वर्तमान संख्या है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी है एनपीपी, एम आम आदमी पार्टी आप। ठीक है, तो ये सारी की सारी पार्टी है, ध्यान रखिएगा 6 है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आखिर ये क्या है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जिसे वीवीपी भी कहा जाता है, की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या यानी जो स्पर्स पॉपुलेशन है, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। मतलब उन लोगों को भी यहाँ पर समेट लिया जाएगा जो कि विकास के लाभों से वंचित है। तो इस मणि तथ्य से रिलेटेड देख लेते हैं। तो 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। लॉन्च किसने किया था, अमित शाह ने किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबुतु में लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबुतु में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2023 से 22 से 23 और 6 तक है। ठीक है, 22 से लेकर के 6 तक के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन कितना हुआ है, तो 4800 करोड़ है। इस योजना के तहत 4 राज्य इसमें शामिल होंगे। एक तो हिमाचल प्रदेश शामिल होगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, सिक्किम आएगा और उत्तराखंड आएगा। और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। इसमें पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब 662 गांवों की पहचान की गई, जिसमें से 455 गांव सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्राथमिकता के आधार पर ये देखा गया है। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। इससे इन गांवों के लोगों में जो पलायन की प्रवृत्ति है उसको रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। तो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब देखें, विधानसभा निर्वाचन हुआ है 2023 मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा में, तो उस पर नजर डालते हैं। तो भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी और सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए।
इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं, तो 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। ये 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा त्रिपुरा है। तो मेघालय में देखा जाए 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हो गए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया। कहाँ का स्थगित किया गया था? सोहियोंग का। उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया था, जो ये स्थगित किया गया था। तो ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ध्यान रखिएगा, जनजातियों के लिए आरक्षित है 55 सीटें, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। इतना मतदान हुआ है। वर्ष 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 4.04% की वृद्धि दर्ज की गई। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। तो 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रिस्टोन टाइम सॉन्ग्स तथा इस्निवाल भलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो नेशनल पीपल्स पार्टी की हम बात करें तो जो विजित सीटें रही हैं वो रही हैं आपकी 26। मत प्रतिशत यहाँ पर अगर देखा जाए तो 31.49 रहा है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11 विजिट सीटें रही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 5 पे ही आई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 5 और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी 4, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 सीटों पर गई है। तो यहाँ पर एक इसका मत प्रतिशत भी मेंशन है। नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड में हम देखते हैं 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 2 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए, निर्विरोध ही आए थे। एंड वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की। ये पहली महिला जो विधायक हैं, ये यहाँ पर देखी जा सकती है, पहली महिला विधायक हेकानी जखालू। ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई। एनडीपीपी की अन्य महिला प्रत्याशी सलहौत ओनुओ क्रूस भी पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने अपने 5th कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। टीआर जेलियांग तथा यानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। 20 मार्च 2023 को सेरिंगेन लोंगकुमेर को 14th नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया।
तो नागालैंड की जो प्रमुख चुनाव परिणाम है आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसमें आप देखते हैं कि 25 सीटें ले गए, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7 और नेशनल नेशनल पीपल पार्टी जो है 5, लोक जनशक्ति पार्टी 2, नागा पीपल्स फ्रंट ये 2। त्रिपुरा की बात करें तो 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों की जो कुल संख्या रही है वो 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका जो क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सिंह त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है 2022 की, तो इस पर ध्यान देते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग या नेशनल पीरियडिक रिपोर्टिंग रही है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ हो, चाहे वो पुलिस हो, जेल प्रणाली हो, न्यायपालिका हो, कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करने का काम करती है। तो इससे रिलेटेड क्या आपके फैक्ट्स हैं ये देख लेते हैं। तो 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष यानी कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया था। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया, एक तो बड़े और मध्यम आकार के राज्य और दूसरा छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब इन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो IGR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक के को लाकर के भारत के श्रेष्ठ राज्य के रूप में अपना कब्जा दिखाता है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। 18वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ में श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ में अंतिम यानी कि 7वें स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े और मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की जो रैंकिंग है, शीर्ष 3 राज्य जो हैं वो आप देख सकते हैं, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है। और अंतिम 3 राज्य जो हैं बिहार है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है, जिनकी रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3। एंड यहाँ पर बिहार की जो रैंक है वो 16वीं है, पश्चिम बंगाल की 17वीं और उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो 18वीं है। विभिन्न स्तंभों में अगर उत्तर प्रदेश की रैंक को देखा जाए 2020 में, तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए यहाँ पर, क्योंकि भाई आप यूपीपीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हो। तो पिलर जैसे हम देखते हैं, पुलिस हो गया, जेल प्रणाली हो गया, न्यायपालिका हो गया, कानूनी सहायता हो गया। तो रैंक पुलिस के मामले में अगर देखी जाए तो इनकी 15th रैंक है, 17th रैंक जेल प्रणाली के संदर्भ में है। न्यायपालिका के संदर्भ में आपको इनकी 15th रैंक दिखाई देती है एंड कानूनी सहायता के रूप में 18th रैंक है। स्कोर इनका 4.37 है, 3.55 है, 4.05 है एंड 3.24 है। MV गंगा विलास ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 और 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत जल मार्गों मतलब वर्तमान 5 वर्तमान और 106 नए हैं को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 20,275 किलोमीटर है।
इन जल मार्गों में से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। एमवी गंगा विलास इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे रिलेटेड जो स्मरणीय तथ्य हैं वो ये कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। 13 जनवरी को ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। ये लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज तक जाती है तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया तक होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा भागीरथी हुगली हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर के गुजरी हुई है। यह जो यात्रा है ये कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनका भ्रमण भी इसमें शामिल है, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। एमवी गंगा विलास में भी सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं इसमें। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मिसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एमवी गंगा विलास पोत की जो लंबाई है वो 62 प्लस 62.5 मीटर और चौड़ाई इसकी जो है 12.8 मीटर है। यह जो पोत है ये प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। अब इसी के अंदर आप टेंट सिटी है उसको भी जान लेते हैं। तो एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में देखा जाए तो निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय है। संविधान की 8वीं अनुसूची जो 8 शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर उसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। अब 22 क्षेत्रीय भाषा पहले कौन सी हैं वो हम जान लेते हैं। तो असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड मलयालम। उल्लेखनीय यह है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो इसमें स्मरणीय क्या है तो हम देखते हैं फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। तो उल्लेखनीय यह है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पिचाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय के द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं।
ये तो व्हीकल परचेज लोन से संबंधित निर्णय है और दूसरा चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय है। तो ध्यातव्य है कि निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा संस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है इसमें। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का प्रयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन, लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की गई है। तो भाई केरल जो है बाजी मार ले गया। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय रहा? अगला पॉइंट है आपका। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भारत के, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस कोई भी नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तो अब तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो निर्वाचन नियुक्ति रही है वो किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा। सो इससे रिलेटेड जो स्मरणीय तथ्य है वो ये कि 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, मतलब उसके लिए एक समिति गठित की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। वो जो समिति बनेगी वो किससे मिलकर के बनेगी? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा, और जो मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल होंगे। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता अगर उपलब्ध नहीं है तो उसके उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर भी कहा जाता है, 2022। तो असर का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, इसको असर भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से ये जो सर्वेक्षण है वो संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जांच ये की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने और बुनियादी गणित करने में सक्षम हो रहे हैं असर के द्वारा। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। तो 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो कि असर कहलाती ग्रामीण 2022 जारी की गई। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 to 16 ईयर के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट 5 to 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गांवों को शामिल किया गया असर के अंतर्गत जो सर्वेक्षण होता है। एंड 6 to 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों है तो नामांकन दर विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही। क्या बात है, इनरोलमेंट रेट जो है 95% से ऊपर 6 to 14। ये आंकड़ा 2018 में 97.2% से बढ़ करके वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। वर्ष 2022 में 11 to 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है।
गौरतलब है कि आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15 टू 16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां अनामांकित थी, जबकि वर्ष 2018 में ये जो आंकड़ा था ये 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 टू 16 वर्ष आयु वर्ग के अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हम देखें मध्य प्रदेश जो कि 17% है, उत्तर प्रदेश 15% है, छत्तीसगढ़ जो है वो 11.2% है। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन का को सामान्यतः एसएसएस हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदल करके हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदल करके एसएसएस हुबली जंक्शन कर दिया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिमी रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो कि हुबली धारवाड़ धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान कर दिया। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 1507 है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर अब हुबली का हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप विश्व के 5 लंबे प्लेटफॉर्म जो हैं, तो हुबली जंक्शन हो गया कर्नाटक का जो 1507 है, फिर उसके बाद में गोरखपुर जंक्शन आएगा, फिर कोलम जंक्शन आएगा, फिर खड़गपुर जंक्शन आएगा, फिर स्टेट सबवे आएगा जो कि शिकागो। तो अब मतलब 4 ऊपर वाले तो अपने ही देश के हैं। फिर विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी जिसे बोला जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ये जो जितने भी ये 112 जिले रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं बहराइच है, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, ये सारे शामिल हैं। तो स्मरणीय तथ्य क्या है कि 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स के द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है विदिशा। ध्यान रखिएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा जिले में स्टार्टअप्स के द्वारा सी डॉट के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी उपयोग मामले हैं। अब यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, तो सुपर क्यूटलिकल्स जो है देखा जाता है, एम्बूपॉड, लॉजी एआई, एसयूफाई एंड टेक एक्सआर। कोल्लम कोल्लम क्या है, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों और इस दस्तावेज में जो समाहित गहन संकल्पनाएं, इतनी सारी कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, परिचित नहीं होते हैं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठन और सरकारी एजेंसियां जो हैं, इन्होंने सरल और सहज और लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। तो कोल्लम जो है ये ऐसा जिला है जो कि तो 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा की गई। कोल्लम की जो ये उपलब्धि है, ये संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया। बहुत बड़ा मतलब ये काम है। वास्तव में हम लोग संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन हमें बहुत हद तक की चीजें पता नहीं होती हैं। तो इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनीटर कहा गया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें पेट्रोलियम या फिर जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही बाद ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया। नेट 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय जो देखा गया ये 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित किए गए हैं। ये एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोग्राम की। तो क्या है कि देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि होने के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास हो। दूसरा, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश इसमें, 6 लाख से अधिक इसमें रोजगार सृजन होगा। कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य अगर देखना है तो भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है। और दूसरा ये कि ग्रीन हाइड्रोजन तथा उसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों पर का सृजन करना, मतलब ऐसे अवसर भी बहुत सारे यहाँ पर सृजित होंगे। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी हो जाएगी और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास होगा। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। उसके बाद में आता है वायनाड। सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जनजातियों को भी दे दिया गया, क्या बात है। तो स्मरणीय तथ्य यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी 2023 में केरल का जो वायनाड जिला है सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। इन बुनियादी दस्तावेजों और सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है इसमें। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप प्रदान किया गया, उसे डिजी लॉकर खातों में सहेज दिया गया। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की सबसे लंबी स्कैप टनल कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की जो दूरी है वो 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया। देख सकते हैं खंड 1 में आप देखेंगे कि उधमपुर से कटरा है, खंड 2 में आप देखेंगे कटरा से बनिहाल है, खंड 3 में आप देखेंगे बनिहाल से काजीगुंड है और खंड 4 में आप देखेंगे काजीगुंड से बारामूला है। तो USBRL ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के तहत कुल 38 सुरंगों का निर्माण शामिल है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू और कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। स्मरणीय तथ्य से रिलेटेड देखेंगे, उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग तथा एस्केप सुरंग भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम भी बनाएगी।
15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर स्किप टनल के निर्माण को पूरा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली गई। इस स्केप टनल की जो लंबाई है 12.895 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है और यह स्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है। ये स्केप टनल कटरा कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। सो वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों जिसमें तमिलनाडु मिशन आएगा, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन आएगा और तमिलनाडु को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की भी स्थापना भी की गई। ये स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। मणि तथ्य से रिलेटेड आप देखेंगे 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन को शुरू करने की जो घोषणा है राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 to 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया। जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय मिशन रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं एक नजर इसमें भी हम डाल लेते हैं। तो 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 जो राष्ट्रीय मिशन है उसको शामिल किया गया। ये 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले तुम देखते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन है, नेशनल सोलर मिशन, उन्नत दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 जो है राष्ट्रीय मिशन हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में हम पॉइंट देखते हैं धर्मदम। धर्मदम क्या है? तो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ये केरल के कन्नौज जिले में स्थित, केरल बाजी मारता जा रहा है देखिए इंडिया के अंदर। तो ये केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनाराई विजयन विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। इससे रिलेटेड जो स्मरणीय तथ्य है वो ये कि दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना। ये देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। क्या बात है! एवरी लोकल बॉडी वार्ड में देखा जाए तो लाइब्रेरी मौजूद है। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्ड में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। पुथुवाइल नारायण पीएन पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एंड वर्ष 1996 में पीएन पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को वायना दिनम यानी कि रीडिंग डे के रूप में घोषित किया गया है। 19 जून को विश्व का पहला पामलीफ पांडुलिपि संग्रहालय हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जा सकता है जो सीवेज प्रणाली। हालांकि कुल तरल सीवेज में 99% घरेलू सीवेज ही शामिल होता है। तो 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिट तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित कर दिया गया।
इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की जो स्थापित क्षमता है वो प्रतिदिन 5 mld है, मिलियन लीटर्स पर डे। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र आखिर है कहाँ? तो एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना थर्ड के तहत किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम देखते हैं भारत का पहला सौर संयंत्र क्या है। तो 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड जो स्मरणीय तथ्य है वो ये कि विवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव और सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन और रखरखाव TPREL के द्वारा किया जाएगा। एंड ये सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक है। आई होप आपको जो ये पूरा मैं मतलब कोई भी पॉइंट छोड़ूंगी नहीं। अगर आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फैक्ट इस बुक में दिए हुए हैं आपकी दृष्टि को, एक एक फैक्ट हम पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट हम रिवीजन करेंगे, जिसमें कहीं भी कोई ये चीज ना रह जाए मन में कि ये पॉइंट छूट गया, ये तो पढ़ाई नहीं। बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाएंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिएगा बस, और साथ ही साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।